हेलो एवरीवन, आई रौनक प्रोहित वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कंप्लीट फ्लटर ऐप डेवलपर का क्या रोड मैप होना चाहिए इन 2024। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ मैंने कंप्लीट रोड मैप बना लिया आप लोगों के लिए, जहाँ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमको इस जर्नी को स्टार्ट करना है और किस तरीके से इसको प्रोग्रेसिव वे में कमेंस करना है। तो हम चलते हैं सीधा फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट इन द लिस्ट इज सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये सबसे पहला एंट्री बैरियर होता है एक ऐप डेवलपमेंट फील्ड में जाने से। और ऐप डेवलपमेंट की बात करूँ तो ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारे फील्ड्स हैं, उसमें एक हमारा फ्लटर भी है। तो फ्लटर में हमको किस टाइप का सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस है। लैपटॉप ले सकते हो या फिर आप पीसी ले सकते हो, किसी पे भी आप सेटअप कर सकते हो। और सेटअप कैसे करना है फ्लटर को, उसका एक कंप्लीट वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो उसका एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है इन 2024 के हिसाब से। मतलब अगर आज आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो फ्लटर को और अपने लैपटॉप या पीसी में सेटअप कर रहे हो, तो उसका भी एक नया कंप्लीट वीडियो आ चुका है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, अब लैपटॉप में और पीसी में क्या रिक्वायर्ड रहेगा, तो लैपटॉप और पीसी में रिक्वायर्ड रहेगा जो बेस्ट केस है। ठीक है, दो केसेस हैं, एक बेस्ट केस और एक डिफॉल्ट केस। अब देखो मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, और अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से आप साइड बाय साइड हसलिंग कर रहे हैं, डिग्री है वो तो ले ही रहा हूँ, उसके साइड बाय साइड मुझे एक फ्लटर को भी सीख लेना है, ताकि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हो मैं जॉब के लिए रेडी हो जाऊँ। ठीक है, साथ साथ ही तो उस केस में आप डिफॉल्ट पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप कंप्लीट डिग्री कर चुके हो और अब आपको सीधा जॉब में स्विच ही नहीं करना है, तो उस केस में गो विद द बेस्ट केस। हाँ, उसमें भी अगर आपके पास में ऑप्शन नहीं है तो डिफॉल्ट के साथ आप जा सकते हो। बट जैसे जैसे आप फ्लटर में ग्रो करोगे वैसे वैसे आप अपने लैपटॉप को वैसे भी बूस्ट करने वाले ही हो। ठीक है, तो आप डिफॉल्ट से शुरुआत कर सकते हो। डिफॉल्ट में मिनिमम टू मिनिमम रैम जो चाहिए वो आपकी 4, मैक्सिमम आप 8 GB तक जा सकते हो। मतलब ये जितनी मैक्सिमम उतना अच्छा ही है। ठीक है, 2 GB पे भी चल जाता है, बट अभी जितने भी आप लैपटॉप्स देखोगे या सिस्टम्स देखोगे उन सब में विंडोज़, लाइनेक्स या मैक चल रहा होगा। तो उस सभी के अंदर आपको बेस मिनिमम तो यही रहेगा कि आपके पास में 4 GB तो होना ही चाहिए। ठीक है, एंड SSD अगर आपके पास में ऑप्शन है तो 128 GB एटलीस्ट आप सेटअप करवा लेना। ठीक है, फिर बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें तो रैम को और बढ़ा सकते हो, 32 GB तक ले जा सकते हो, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। 8 to 16 इज मच इनफ। 16 है तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है, एंड SSD का आपके पास में ऑप्शन होगा बेस्ट केस सिनेरियो में, तो 256 to 512 GB तक आप जा सकते हो। अब इसमें एक बेस्ट केस में एक और केस आ जाता है हमारे पास में, विच इज मैक। यू कैन हैव अ मैक सिस्टम। ठीक है, मैक सिस्टम से हमको एक बेस्ट बेनिफिट क्या होगा फ्लटर के अंदर, कि जब हम कोई ऐप को बिल्ड कर रहे होंगे तो अभी हम चला के देखेंगे एंड्रॉयड पे, या अगर हमारे पास में विंडोज़ है तो विंडोज़ पे चला के देखेंगे, और तीसरा हमारे वेब पे चला के देखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में मैक सिस्टम होगा तो हम एंड्रॉयड पे तो चला सकते ही हैं, साथ ही साथ हम iOS पे भी चला के देख पाएंगे। तो अगर आप जब कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हो तो वहाँ मेजरली कंपनीज क्या करती है, आपको मैक का सेटअप ही प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप प्रॉपर टेस्टिंग कर सको। तो ये भी बेस्ट केस सिनेरियो में, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है। कई लोगों को लगता है यार क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारा बेसिक नीड है कि हमारे पास मैक होना ही चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इनिशियली फ्लटर का प्रोजेक्ट कंप्लीटली आप सारे प्लेटफॉर्म के लिए अपने विंडोज लैपटॉप या लाइनेक्स लैपटॉप पे भी बना सकते हो। आपको सिर्फ डिप्लॉय करते वक्त आपको 2 या 3 दिन के लिए मैक का रिक्वायरमेंट रहता है, और वो भी 3 से 4 घंटे के लिए आपका रिक्वायरमेंट रहता है, जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर जो भी आपने फ्लटर का एप्लीकेशन में कोड लिखा है उसको आप मैक पे या iOS पे टेस्ट करके देख लो, एंड देन उसको डिप्लॉय कर सको ऐप स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ बेस्ट केस सिनेरियो होते हैं जहाँ पे आप एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ, मैक सेटअप। इफ आपके पास में ऑप्शन मिले तो बेस्ट केस सिनेरियो में यू कैन गो विद द मैक सेटअप। ठीक है, और मैक में भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि M1 लेना चाहिए या इंटेल चिप लेना चाहिए। देखो मैं प्रीफर करूंगा M1 M2, और अभी तो M2 Pro भी आ चुका है। तो गो विद द M चिप्स जो एप्पल खुद प्रोवाइड करता है। आप इंटेल के साथ जा सकते हो, बट मैं प्रीफर करता हूँ M2 चिप, M1 चिप। अगर इनका आपको प्रोसेसर मिल जाता है तो इट वुड बी मोर बेटर। ठीक है, बट ये पर्सनल चॉइस है। तो आपके पास मैक सिस्टम है तो ये चॉइसेस के अंदर आप वर्क कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल गई होगी कि वेयर टू स्टार्ट एज अ फ्लटर डेवलपर। तो ये एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है, सिस्टम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें भी आपके पास में दो ऑप्शन है कि आप अगर सिस्टम नहीं है तो न्यू परचेज कर सकते हो, या फिर आप रिफर्बिश्ड भी ले सकते हो। एज अ स्टूडेंट आपके लिए जो बेस्ट केस सिनेरियो वो अप्लाई करना आप। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक नया लैपटॉप की ही रिक्वायरमेंट हो।
आप सेकंड हैंड या पुराना लैपटॉप भी ले सकते हो, बस मेरा जो जॉब रोल है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैं कुछ स्किल सीखना चाहता हूँ तो उस सिस्टम पे मैं सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अगर मेरे को इतने पैसे में ये पर्टिकुलर सिस्टम मिल रहा है या लैपटॉप मिल रहा है जिसमें ये सारी स्पेसिफिकेशन है जिससे कि मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो डोंट गो कि भाई यार मुझे तो नया लैपटॉप ही चाहिए। नया लैपटॉप शायद उसी प्राइस में आपको पुराना लैपटॉप अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल जाएगा, बट मेक श्योर करना कि वो अच्छा लैपटॉप ही हो अगर आप रिफर्बिश्ड भी ले रहे हो तो, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है स्टेप इन करते वक्त, ठीक है। अब आते हैं कि किस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट इन द लिस्ट इज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है कि यार आप जो फ्लटर में एप्लीकेशंस बनाओगे वो किसके ऊपर बनाओगे, एक आईडी तो होना चाहिए ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे भी हमारे पास में दो ऑप्शंस होता है, वीएस कोड पे भी जा सकते हो और एंड्रॉइड स्टूडियो पे भी जा सकते हो। अब देखो, अगर आप वेब बैकग्राउंड से हो तो यू विल प्रेफर वीएस कोड क्योंकि आपने उस पर पहले से काम कर रखा होगा, और अगर आप ऐप फील्ड से हो, ऐप बैकग्राउंड से हो, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो को प्रेफर करोगे क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर आईडी पे वर्क कर रखा होगा। ये जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ आईडी का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी के कुछ प्रोज होंगे, किसी के कुछ कॉन्स होंगे। तो हो सकता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ ऐसे बेनिफिट्स हो जो वीएस कोड में ना मिले, तो ये भी हो सकता है कि वीएस कोड में कुछ बेनिफिट्स हो जो एंड्रॉइड स्टूडियो में ना मिले, बट ये सिर्फ और सिर्फ आईडी स्पेसिफिक बेनिफिट्स होंगे। फ्लटर स्पेसिफिक बेनिफिट्स आपको दोनों में ही सेम मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें कम हो जाएगा इसमें ज्यादा हो जाएगा, कहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पर्सनल फेवरेट पूछोगे, क्योंकि मैं ऐप बैकग्राउंड से हूँ, काफी ज्यादा एंड्रॉइड पे काम कर चुका हूँ, तो इसी वजह से मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो पर्सनल फेवरेट है। दैट इज वाई मेरे जितने भी वीडियोस आप देखोगे मैं वहां पे एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करता हूँ, बट मैंने वीएस कोड पे भी काम कर रखा है और वीएस कोड पे भी स्मूथ प्रोसेस होता है। तो अगर आप वीएस कोड के साथ फेमिलियर हो तो वीएस कोड के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज कि अब क्या करें। हमने सिस्टम सेटअप कर लिया, हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया, अब आपको जाना है सबसे बेस पार्ट के ऊपर कि यार ये जो फ्लटर फ्रेमवर्क है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका कोड लैंग्वेज, जिसमें वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट होता है कि भाई अगर मुझे फ्लटर फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कोई एप्लीकेशन बनानी है तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में आ रही है, यस, द प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड द डाट बेसिक्स, इसको आपको क्लियर करना होगा नेक्स्ट स्टेप। तो इसको जितना अच्छा क्लियर करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए लॉजिक बिल्डिंग में भी और ऐप डेवलपमेंट में भी। कहीं प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट, अगर आपकी कोर वैल्यू, जैसे कहते हैं ना कि कोर वैल्यू जितनी स्ट्रांग होती है आप बड़े से बड़े हर्डल को भी रजिस्ट कर सकते हो, तो वैसा ही सेम चीज, जितना बेस स्ट्रांग होगा किसी भी बिल्डिंग का तो कितना बड़ा से बड़ा तूफान भी आ जाए वो बिल्डिंग को नहीं हिला सकता। वैसे ही सेम अगर आपकी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रांग है, डार्ट की बेसिक स्ट्रांग है आपकी, और फिर आप फ्लटर डेवलपमेंट में जाते हो और आगे चल के जब आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हो, बहुत बड़ा कोई एरर आ गया, तो उसको सॉल्व करते वक्त आपको ये जरूर सपोर्ट मिलेगा अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो अब डार्ट बेसिक्स में भी क्या करें, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसी ये जर्नी रहनी चाहिए हमारी। सबसे पहले गो विद द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर होता है, कैसे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। असाइन कैसे होता है, असाइन ऑपरेटर का क्या रोल होता है, डेटा टाइप्स का क्या रोल होता है, देन ऑपरेटर्स का क्या रोल होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मिल जाते हैं आपको। देन कंट्रोल फ्लो क्या होता है कि इफ एल्स कंडीशन, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, लूपिंग स्टेटमेंट, ये सारी चीजें करने के बाद में फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के अंदर भी हमारे पास में पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स की बात आई है तो ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनका यूजेस क्या होता है, ये सारी चीजें फंक्शंस में कवर करने के बाद में जो बिल्डिंग टाइप्स है उनके बारे में जान लेना है कि बिल्डिंग टाइप्स कितने तरह के होते हैं, इनका क्या यूजेस होता है, कलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, कलेक्शंस का क्या रोल होगा, कैसे इनको इंटीग्रेट करना है। देन कमिंग टू द ऊप्स पार्ट, तो यहाँ पे आपको ऊप्स को कवर करना है। ऊप्स में जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, मेथड्स, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। डाट में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है, उसी के लिए आप ऑप्शनल पैरामीटर्स, और ऑप्शनल पैरामीटर्स में भी पोजिशनल और नेम्ड नाम से दो पैरामीटर्स मिलते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, डाट कैसे उनको यूटिलाइज करता है और कैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करता है, क्योंकि डाट डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। फिर इनहेरिटेंस क्या है, इंटरफेस क्या है, मिक्सिंग क्लासेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, तो ये सारी चीजें आपको ऊप्स में मिलेगी। तो बेसिक आइडिया इनका ले लेना है, और इनके आइडिया लेने से कुछ नहीं होगा, साथ साथ में आपको प्रोग्राम्स भी करने होंगे। प्रोग्राम्स क्यों कह रहा हूँ मैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई प्रॉब्लम देते हैं ना तो हम उसको एज एन प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम आ गया, अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेट्स से स्टार्टिंग विद बहुत सिंपल से स्टार्ट करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर अपने इस लेवल को बढ़ाते जाना, और ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे, डार्ट से रिलेटेड होंगे। उन असाइनमेंट्स को लो, उन असाइनमेंट्स को साथ साथ एग्जीक्यूट करते रहो। जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बनेगा, क्योंकि कोई चीज़ को सीखना और साथ में इंप्लीमेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों साथ साथ चलती रहनी चाहिए। मेरे को
आइडिया तो लग गया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, बट इनहेरिटेंस का मेन यूजेस क्या होगा वो आपको तभी आएगा जब आपको उससे रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेगा। आप उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे यूजिंग दैट पर्टिकुलर फीचर ऑफ दैट ऊप्स, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ से मैं ये काम अचीव कर सकता हूँ। और ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट जो भी यूज में आता है किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में, उसका मेन रीजन जो होता है वो प्रिंसिपल होता है ड्राई प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योरसेल्फ। यानी जितने से जितना हो सके उतना आप रिडंडेंसी को हटाना है, यानी कि रिपीटेटिवनेस को हटाना है। तो इस रिपीटेटिवनेस को हटाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसी में हमको ऊप्स हेल्प करता है हर प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग फील्ड में आपको ऊप्स का आइडिया लग जाएगा। अगर आप पहले से किसी प्रोग्रामिंग फील्ड से हो या आप पहले से किसी स्किल फील्ड से हो, तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, बट फिर भी एक बार ब्रश अप कर लेना। और अगर आप जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो अपनी फ्लटर के अंदर, तो ये तो मैंडेटरी है जो आपके टू डूज में होने चाहिए और आपको आने चाहिए। और साथ साथ प्रैक्टिकल करना मत भूलना, प्रैक्टिस करना मत भूलना डार्ट के ऊपर। मतलब फ्लटर को भूल जाओ अभी 1-2 हफ्ते के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप डार्ट के कॉन्सेप्ट को सीखो और उनके अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करो। लास्ट ऑन द लिस्ट इज नल सेफ्टी। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है जो डार्ट एडवांस में हम करेंगे। अभी जो हमारा डार्ट बेसिक है इतना हो जाना चाहिए आपका। ये एक बेसिक आइडिया मिल गया और आपने 50 से 60 बेसिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया डार्ट के अंदर, तो फिर आप आगे मूव कर सकते हो। अब आगे भी तभी एक शर्त पे मूव करोगे जब आप साथ साथ फ्लटर में नए टॉपिक्स को सीखते सीखते आप हर दिन 1 से 2 घंटा डार्ट को देना है। एटलीस्ट 1 महीने तो आपको देना है, ठीक है। उसका आपको रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप फ्लटर में कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स ऐप बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो वो जो आपकी लर्निंग डार्ट की हुई है ना, वो आपको वहाँ हेल्प करेगी। तो डेली के आप बेयर मिनिमम 1 आवर निकालोगे और 5 to 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ये आप अपने टू डू में ऐड कर लेना। उसके अलावा फिर आप फ्लटर की अपनी जर्नी को स्टार्ट करते रहना, ठीक है। दैट बेसिक ओवर होने के बाद में आप आ जाओगे विजिट्स वाले पार्ट के ऊपर, विजिट कैटलॉग के ऊपर। अब जो ये विजिट कैटलॉग है, विजिट्स जैसा कि फ्लटर में आपको पता है, फ्लटर में ईच एंड एवरीथिंग इज अ विजिट। तो विजिट का क्या आर्किटेक्चर होता है, विजिट का क्या लाइफ साइकिल होता है, विजिट कितने तरह के होते हैं, विजिट ट्री क्या फॉर्मेशन होता है, मतलब विजिट ट्री क्या होता है, ये नेस्टेड ट्री क्या होता है, ट्री फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे फ्लो करता है, कीज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको विजिट के अंदर मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको विजिट्स में कवर कर लेनी है। उसके बाद में हमारे पास में 2 ऑप्शन होता है, वन इज स्टेटलेस, अनदर वन इज स्टेटफुल। इन दोनों का क्या रोल होता है, स्टेटलेस कब यूज करना है, स्टेटफुल को कब यूज करना है। स्टेटफुल के अंदर आपको सेट स्टेट की प्रॉपर्टी मिलती है। सेट स्टेट का क्या रोल होता है, किस तरीके से हम यूआई में रिफ्लेक्शंस करवा सकते हैं, यूआई में चेंजेस करवा सकते हैं। तो यहाँ से आप एक बेसिक यूआई बनाना सीखोगे, बेसिक जो यूआई के कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाना सीखोगे। उसके बाद में आपको जहाँ यूआई में चेंजेस करने होंगे वहाँ पे आपको स्टेटफुल की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेटफुल को कैसे हैंडल करना है, एक स्टेटफुल में एक स्टेट कैसे मेंटेन होता है, उसका क्या लाइफ साइकिल होता है, सेट स्टेट से आप डेटा के रिफ्लेक्शंस को कैसे मेंटेन कर सकते हो एक यूआई के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कर लेनी है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। उसके बाद में ये विजिट का कैटलॉग है, दिस इज विजिट कैटलॉग। आपको फ्लटर में जाना है, यहाँ पे डायरेक्ट ही सर्च कर देता हूँ मैं, फ्लटर विजिट कैटलॉग। तो ये एक विजिट का कैटलॉग है जिसमें आपको सारे टाइप्स के आपको विजिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये फ्लटर का खुद का ऑफिशियल है। तो इससे जितने भी विजिट्स आपको दिख रहे हैं बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, वो आपको धीरे धीरे करके विजिट्स को समझना है और विजिट्स को इंटीग्रेट करना है। जो बेसिक विजिट्स हो गए जैसे कि आपके सिंगल चाइल्ड विजिट हो गए, फिर हो गए आपके मल्टी चाइल्ड विजिट जिससे कि आप लेआउट्स बिल्ड करोगे, एंड फिर हो गए आप लेआउट बिल्डर्स यानी कि जैसे कि लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, एंड इस तरीके से आप अपने विजिट कैटलॉग को प्रोग्रेस करोगे। एंड हर दिन आप कोशिश करना कि 2 नए विजिट्स आप सीखो। हर दिन कोशिश करना कि जिससे कि आपको जितने भी विजिट कैटलॉग में विजिट्स मिले उनका एक अच्छा सा आइडिया हो जाए। आपको सारे विजिट जो फ्लटर में मिल जाते हैं बाय डिफॉल्ट वो यहाँ मिल जाएंगे। फिर विजिट कैटलॉग जब ओवर हो जाए तो यू नीड टू लर्न द कस्टम विजिट, कि अब मैं अपना विजिट कैसे बनाऊं, कैसे मैं रिडंडेंसी को कम करूं कि एक बटन एक जैसी डिजाइन है, बस अलग अलग जगह मुझे यूज करना है तो मैं उसको बार बार यूटिलाइज कर रहा हूं, तो कैसे मैं उसकी सेम डिजाइनिंग को यूटिलाइज कर सकता, क्रिएटिंग माई ओन कस्टम विजिट। तो जब मेरा खुद का कस्टम विजिट बिल्ड करना आ जाएगा तो अपनी यूआई का प्रॉपर, अपनी फ्लटर की स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सीख जाओगे। तो ये जरूर मेंशन कर लेना, कस्टम विजिट्स क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट कस्टम विजिट्स। कस्टम विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके डेली लाइफ के अंदर। उसके बाद में आता है हमारे पास में, जब ये विजिट का आइडिया हो जाए, हमको बेसिक विजिट्स का आइडिया हो जाए, देन यू नीड टू लर्न द एनिमेशन पार्ट। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन जस्ट आपकी एक नॉर्मल ऐप होती है, एक नॉर्मल ऐप जैसे चल रही है वैसे नॉर्मल चलेगी, बिना एनिमेशन के भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको अपनी ऐप को स्मूथली हैंडल करवाना है, जैसे नॉर्मली मैं कोई आइटम को डिलीट कर रहा हूँ
तो डिलीट करते वक्त एक तो होता है डिलीट होते एकदम से गायब हो जाए, और एक और जैसे मैं डिलीट करूँ तो स्वाइप होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाए, या वो फेड आउट होता हुआ निकले, जिससे कि एक स्मूथ इफेक्ट मिले वहाँ पे कि भाई डिलीट ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। तो उस चीज़ को क्रिएट करने या बिल्ड करने के लिए अपनी ऐप में हमको एनिमेशंस का आइडिया होना चाहिए। और ये अभी इनिशियली रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन एक बड़ी लेवल पे एक बड़ी एप्लीकेशन को बिल्ड करते वक्त आपके लिए बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्मूथनेस आपकी यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा। तो इसके लिए आपको एनिमेशंस का आइडिया होना जरूरी है। एनिमेशन इज जस्ट लाइक द आइसिंग ऑन द केक, मतलब बिना आइसिंग के भी केक बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आइसिंग हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो वो वाला जो चेरी ऑन द केक या चेरी ऑन द आइसिंग या जो भी आप कह सकते हो, वो वाला पार्ट कौन प्ले करता है? हमारा एनिमेशन प्ले करता है। एनिमेशन में भी आपको दो तरह के एनिमेशंस मिलेंगे। यस, वन इज योर एक्सप्लिसिट एनिमेशन, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। वन इज योर एक्सप्लिसिट एनिमेशन एंड अनदर वन इज योर इम्प्लिसिट एनिमेशन। एक्सप्लिसिट एनिमेशन वो होते हैं जो मैं मैन्युअली करना चाहता हूँ। इम्प्लिसिट एनिमेशन वो होते हैं जो हमको बने बनाए इंटरनली फ्लटर खुद प्रोवाइड करता है, जैसे कि फू एनिमेशंस, जैसे कि एनिमेटेड कंटेनर, एनिमेटेड ओपेसिटी, एंड बहुत सारे आपको और विजेट्स मिल जाएंगे जिनके आगे एनिमेटेड नाम से कोई विजेट मिलेगा। तो दीज ऑल आर फू एनिमेशंस। वहीं बात अगर मेरी कंट्रोल की आती है, जब मुझे कंट्रोल चाहिए एनिमेशन के ऊपर, एक डिटेलिंग में मुझे इस एनिमेशन को एग्जीक्यूट करवाना है, मेरा टच चाहिए इसके अंदर, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नली यानी कि एक्सप्लिसिटली एनिमेशंस को बिल्ड करने पड़ेंगे, जहां पे आपके पास में ऑप्शंस होंगे ट्रांसफॉर्म यूज़ करना, एनिमेशन बिल्डर को यूज़ करना, एनिमेशन ट्विन को यूज़ करना एंड एनिमेशन कंट्रोलर को यूज़ करना। तो इसका एक ब्रीफ इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी टाइप का एनिमेशन अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में बिल्ड कर पाओगे। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं इम्प्लिसिट एनिमेशंस, एंड इम्प्लिसिट एनिमेशंस आर जस्ट लाइक फू एनिमेशंस एंड एनिमेटेड कंटेनर। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने एक ऑप्शन दिया एनिमेटेड कंटेनर, ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको दो तरह के और एनिमेशंस मिल जाते हैं। यस, ये तो फ्लटर की जर्नी में आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे। दो अलग एनिमेशंस आप क्या ट्राई कर सकते हो? फर्स्ट इज लोटी एनिमेशन। तो जीआईएफ, आजकल जीआईएफ इमेजेस नहीं यूज में आती, आजकल इस टाइप की लोटी एनिमेशन फाइल्स यूज में आती, जिससे कि आप एक्सप्रेसिव एनिमेशंस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज्ड है, इनको अपने लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपको लोडर लगाना है और आपको कुछ ऐसा एनिमेशन चाहिए, ऐसा एनिमेशन चाहिए, मतलब जो आपकी ऐप के पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपको रिक्वायर्ड हो सकता है, वो एनिमेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वो एनिमेशन आप अपनी ऐप में लगा के उसको और एक्सप्रेसिव बना सकते हो। उसके अलावा भी इंटरेक्टिव एनिमेशंस होते हैं जिनका नाम है राइव एनिमेशन। ये भी अभी मार्केट में बहुत चल रहे हैं। इन एनिमेशंस को यूज करके आप अपना, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, जैसे ये फ्लावर, आप फ्लावर को ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे ये ग्रो हो रहा है फ्लावर, एंड ये डाई कर रहा है फ्लावर, तो क्लोज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपको एनिमेशंस मिल जाएंगे। जैसे आपको एक बहुत फेमस एनिमेशन बताता हूँ मैं, बियर वाला। ठीक है, ये आपने एनिमेशन देखा होगा, एंड ये टाइप ऑफ एनिमेशन आपकी ऐप की इंटरेक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बंदा लिख रहा है नीचे, तो आप वहाँ पे इस चेकिंग एनिमेशन को ट्रू करके ये दिखा सकते हो कि यूज़र को पता चले कि कोई जो वो टाइप कर रहा है तो बियर उसको फॉलो कर रहा है। एंड वहीं आप इसकी आई रोल्स देख सकते हो। जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये आई रोल्स बढ़ रही है। ठीक है, और जैसे ही अगर पासवर्ड आ गया तो हैंड्स अप हो जाने चाहिए, तो ये अपने आप को, मतलब अपने आंखों को छुपा लेगा, ताकि ये आपको एक इंटरेक्शन दे रहा है कि यार मैं आपके पासवर्ड को नहीं देख रहा। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर आपका पासवर्ड अगर सब कुछ सही हो जाता है, लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है, तो ये एक ऐसा रिएक्शन देगा। एंड अगर आपका फेल हो जाता है, मतलब इन एनी केस यूज़र का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मैच नहीं करता है, तो जो लॉगिन है, ऑथेंटिकेशन है, वो फेल हो जाएगा, तो आप ये वाला एनिमेशन दिखा सकते हो। तो इस टाइप के इंटरेक्टिव एनिमेशंस भी आप ऐड कर सकते हो अपनी फ्लटर में। और ये चीज़ भी आपको साइड बाय साइड एनिमेशन मॉड्यूल में आप किन किन पार्ट्स को कवर कर सकते हो और कितना कवर करना है। राइव एनिमेशन और लोटी एनिमेशन के वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो राइव का एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, लोटी के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, आपको फ्लटर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो फ्लटर प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले रोड मैप देख लेना, फिर आप इन सारे लिंक्स पे जाके अपने प्रोसेस में जो चीज़ रह गई है उसको कंप्लीट मारना। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस हमारे रोड मैप के ऊपर। तो एनिमेशन वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमको क्या कर लेना है? एनिमेशन वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमको कुछ बेसिक यूआई प्रोजेक्ट्स बनाते रहने साथ साथ।
मतलब अब हमारे पास में उतना एम्पल ऑफ अमाउंट है, उतनी अमाउंट ऑफ स्किल आ चुकी होगी जिससे कि हम छोटी-छोटी एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट कर दें। यानी कि हम एटलीस्ट क्लोन्स तो बना ही सकते हैं। यूआई के क्लोन्स बना सकते हैं। हम बड़े ऐप्स पे जाने से पहले छोटे-छोटे एप्लीकेशंस के यूआई क्लोन्स बना सकते हैं। जैसे किसी का लॉगिन पेज अच्छा लगा, तो एज़ इट इज़ लॉगिन पेज बना लिया। किसी का प्रोफाइल पेज अच्छा लगा, तो एज़ इट इज़ उसका प्रोफाइल पेज बनाने की कोशिश करी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको साइड बाय साइड जब आप सीख रहे हो विजेट्स को, तब तो करनी है। साथ में जब ये कंप्लीट हो जाए आपका मॉड्यूल, उसके बाद में आपको कुछ ऐसे सेलेक्टिव 5 टू 6 प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं, जिससे आपको एक कमांड आ जाए कि अब मैं कैसी भी टाइप की यूआई जो है वो मैं बना पाऊँगा इस मॉड्यूल के बाद में। फिर हम नेक्स्ट डीप डाइव करेंगे बैकएंड के अंदर, ठीक है? तो वो प्रोजेक्ट्स क्या-क्या होने चाहिए और कैसे होने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप लॉगिन साइन अप की यूआईज़ हैं, बेसिक यूआईज़ हैं, वो आप बना सकते हैं। बेसिक यूआईज़ पे आप जा सकते हो, होम डैशबोर्ड्स की यूआई को बना सकते हो। बहुत सारी ऐसी इंटरैक्टिव मार्केट में आपके फ़ोन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी, जिनका भी आप आइडिया लेके उनको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके बाद में व्हाट्सएप यूआई क्लोन, ओला, उबर, स्विगी, ज़ोमैटो, ये कुछ इसमें आप नेटफ्लिक्स को भी ऐड कर लो। ये हो जाने के बाद में कुछ इनके यूआई क्लोन्स आपको बना लेने चाहिए, ठीक है? एज़ इट इज़ जैसा उस ऐप के अंदर है वैसा का वैसा आपको उनका यूआई क्लोन बनाने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं इस यूआई पार्ट को तो बना सकता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स टू मतलब स्टार्टिंग विद द बेसिक यूआईज़ एंड गोइंग टिल द कॉम्प्लेक्स यूआईज़। तो आपको एक अच्छा खासा कमांड आ जाएगा यूआई बिल्डिंग के ऊपर। अब अगर आप मुझे कोई भी टाइप की यूआई बनाने के लिए दोगे, तो मैं ईज़िली बना पाऊँगा। ये हो जाने के बाद में बेसिक डिज़ाइन्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो देखो जितनी डिज़ाइन्स करो उतनी कम है। तो आपको ड्रिबल, पिनिंटरेस्ट वेबसाइट्स पता होगी, वहाँ जाना है, वहाँ सर्च करना है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स की यूआई मिल जाएगी वहाँ पे। तो उनका एक आइडिया लेना है, रेफरेंस लेना है और एज़ इट इज़ आपको अपनी यूआई बनानी है, ठीक है? ये मॉड्यूल हो जाने के बाद में आप एक कंप्लीट फ्लटर एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसमें आप यूआई को हैंडल कर सकते हो। मतलब एक स्टैटिक ऐप अब तक आपसे बनाई जा सकती है, ऐसा हो जाना चाहिए। ये हो जाने के बाद में जब आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, फिर हमको देखना होगा कि हम इसमें एक्चुअल में हम ऐप क्यों बनाते हैं? ऐप इसलिए बनाते हैं कि भाई यूज़र हमारी ऐप से इंटरैक्ट करे और इंटरैक्ट करके क्या करेगा? हमको कुछ इनपुट्स देगा, हमारे कुछ आउटपुट्स लेगा और कुछ डेटा को मैनेज करेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इनपुट किस पे दे रहा होगा? डेटा पे। वो आउटपुट किस पे एक्सपेक्ट कर रहा होगा? डेटा पे। तो यूआई विल एक्ट एज़ एन कि भाई वो एक इंटरैक्टिव पार्ट होगा जहाँ से यूज़र इंटरैक्ट कर पाएगा। तो यूज़र इंटरैक्शन जो है वो तो आपने बिल्ड कर लिया, लेकिन अब उस ऐप के अंदर डेटा को कैसे मैनेज करना है, ये अब आपको जान लेना है। तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, एडवांस डार्ट के कुछ कॉन्सेप्ट को जो आपने बेसिक डार्ट किए थे, बेसिक डार्ट में जो आपने कॉन्सेप्ट समझे थे, वो समझने के बाद में आपने एक अपनी फ्लटर की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। अब फ्लटर के मिड में पहुंच गए तो हमको कुछ एडवांस टॉपिक्स को काउंटर कर लेना है जो डार्ट के अंदर मिलते हैं। इनिशियल लेवल पे इसलिए नहीं किए क्योंकि उनका यूजेस उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन अब जो हम आगे काम करने वाले हैं, आगे मॉड्यूल्स में जो हम सीखने वाले हैं, तो वो सीखने से पहले हमको कुछ एडवांस टॉपिक डार्ट के अंदर जो मिलते हैं उनका आइडिया हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एडवांस डार्ट में मिलेगा लैम्डा, सिंगलटन, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा फंक्शंस को कैसे यूटिलाइज करते हैं, सिंगलटन क्लासेस कैसे बनाते हैं, इनका क्या रोल होता है। जैसे आगे आप डेटाबेस को यूज़ करोगे तो वहाँ पे सिंगलटन क्लासेस बनानी पड़ेगी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाना चाहिए। देन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डार्ट में असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ईजिली कर पाओ। तो उसके लिए असिंक अवेट कैसे यूज़ करना है, जब असिंक अवेट यूज़ करोगे तो फ्यूचर को कैसे हैंडल करना है। जब फ्यूचर को हैंडल करोगे तो हमारे पास में 2 तरीके से हम फ्यूचर को हैंडल कर सकते हैं। वन इज़ फ्यूचर बिल्डर लगा के, दूसरा है देन लगा के। भाई एक हमारे पास में कॉल बैक होगा और एक बिल्डर क्लास होगी। भाई जब भी फ्यूचर में वैल्यू आएगी तो बिल्डर आइटम को बिल्ड कर देगा, या फिर जब भी फ्यूचर में वैल्यू आएगी तो देन फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कॉल बैक की तरह वर्क करता है और एक बिल्डर की तरह आइटम्स को बिल्ड करता है। सेम उसी तरीके से अगर मुझे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूं मैं कोई चीज़ की, मतलब सेट ऑफ डेटा मुझे कंटिन्यूस इंटरवल्स पे मिल रहा है, कंटिन्यूस वे में मिल रहा है। जैसे कि आप चैट एप्लीकेशन पे वर्क करोगे आगे, तो वहां पे आपको कंटिन्यूस डेटा मिलेगा। सॉकेट एपीआईज को यूज करोगे तो आपको एक डेटा फ्लो होता हुआ मिलेगा। तो उस डेटा फ्लो को हैंडल करने के लिए आपको स्ट्रीम को समझना पड़ेगा कि स्ट्रीम कैसे वर्क करता है, स्ट्रीम में कैसे यील्डिंग होती है, स्ट्रीम से कैसे हम आउटपुट रिसीव करते हैं, स्ट्रीम को कैसे हैंडल किया जाता है। स्ट्रीम को भी हैंडल करने के हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं स्ट्रीम को लिसन कर सकता हूँ एंड या फिर स्ट्रीम को हैंडल कर सकता हूँ यूजिंग स्ट्रीम बिल्डर। एक आइटम्स को बिल्ड करेगा जब भी नई वैल्यू आएगी और एक फंक्शन को कॉल करेगा जब भी नई वैल्यू आएगी। तो लिसन क्या करेगा, सुनेगा। जैसे देन मतलब फ्यूचर में वैल्यू आएगी मतलब तब, वैसे ही वैल्यू को लिसन करेगा कि मैं सुन रहा हूँ। जब जब अपडेट्स आएगा हमको स्ट्रीम के थ्रू तो वो फंक्शन कॉल बैक की तरह वर्क करेगा और हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को उन सारे टाइम एग्जीक्यूट करवा पाएगा जब जब डेटा रिसीव होगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रीम को हैंडल कर पाएंगे एंड फ्यूचर को हैंडल कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक एडवांस टॉपिक्स होंगे जो आपको यहाँ तक कर लेने चाहिए। ये हो जाने के बाद में आप नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हैंडलिंग डेटा, यानी कि स्टोरेज।
तो अब इस स्टोरेज पार्ट में आपको दो तरीके से डेटा को मैनेज करना होता है, वन इज ऑफलाइन, अनदर वन इज ऑनलाइन। अब आपको ये देखना होगा कि आपकी ऐप में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो ऐप दोनों तरह की होती है। 80 to 90% मार्केट में जो ऐप्स हैं वो ऑनलाइन डेटा को मैनेज कर रही है, लेकिन उन 80 to 90% में भी 10 to 20% ऐसी ऐप्स होगी जो ऑफलाइन भी डेटा को मैनेज कराती है, और बची हुई 80 में से जो बची हुई 20% एप्लीकेशन है वो तो प्राइमरीली किस पे बनी हुई है, ऑफलाइन डेटाबेस पे बनी हुई है। तो अभी भी मार्केट में ऑफलाइन डेटा को कैसे हैंडल करना है ऐप के अंदर, उसकी डिमांड है। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको ऑफलाइन डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है इन फ्लटर एप्लीकेशन, ये आपको इस मॉड्यूल में कवर कर लेना है। यानी कि ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कैसे? एक हमारा स्मॉल सेट ऑफ डेटा होता है, और एक होता है कि लार्ज सेट ऑफ डेटा को यूज भी करना है, उसमें डेटा को ऐड भी करना है और उसको मैनेज भी करना है। तो एक में तो आपको स्मॉल सेट ऑफ डेटा, जैसे यूजर की 5-6 वैल्यूज हैं वो स्टोर करवानी है, जैसे एक सेशन को मेंटेन करवाना है। और ऑफलाइन का मतलब ये है कि परसिस्टेंट डेटा, मतलब मेरी ऐप क्लोज होने के बाद भी वो डेटा मेंटेन रहे उस ऐप के अंदर। जैसे अगर आपको हाई स्कोर मेंटेन करना है, जैसे यूजर ने पिछली बार ऐप चलाई तो लॉगिन कर दिया था, अब नेक्स्ट टाइम लॉगिन पेज ना आए, वो लॉग्ड इन रहे, सेशन उसका मेंटेन रहे। तो इन सारी छोटी छोटी वैल्यूज को हैंडल करने के लिए आपको कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, आप शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज करना आ जाना चाहिए। जब शेयर्ड प्रेफरेंस को कर लो, उसके बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको सीखना है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट में भी हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि हम फ्लटर में कर रहे हैं, हम ऐप स्पेसिफिक नहीं। अगर ऐप स्पेसिफिक की बात करूं तो वहां पे केवल और केवल SQLite यूज में आता है, ठीक है। बट क्योंकि हम फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। वो 4 ऑप्शन क्या होते हैं? iOS, एंड्रॉइड, वेबसाइट एंड डेस्कटॉप। तो iOS एंड एंड्रॉइड, और एक और ले लो आप macOS, ये तीनों जो है वो आपके ऐप के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। दैट इज वाई इसमें SQLite में डेटा मैनेज किया जाता है। तो इसके लिए आपको SQLite पैकेज का आइडिया हो जाना चाहिए, और SQLite पैकेज को कैसे यूज करके आप अपनी ऑफलाइन एप्लीकेशन बना सकते हो इन तीनों प्लेटफॉर्म के लिए, वो यहाँ तक आ जाना चाहिए। उसके बाद में आपको वेब में और डेस्कटॉप में अगर डेटा को मैनेज करना है ऑफलाइन, तो उसके लिए आपको NoSQL की जरूरत है। और NoSQL के लिए बहुत सारे पॉपुलर पैकेजेस हैं, जैसे कि हाइव, मूर, बट अभी मार्केट में जो इन डिमांड है वो ड्रिफ्ट है। तो उसके बाद में आपको ड्रिफ्ट का एक आइडिया हो जाना चाहिए, ड्रिफ्ट को कैसे हैंडल करना है एक एप्लीकेशन के अंदर। मेजरली अगर फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में एज एन डेटाबेस SQLite का ही यूजर्स है, क्योंकि जो हम ऑफलाइन डेटा को मैनेज करते हैं वो ऐप पार्ट में चाहिए होता है हमको, ज्यादातर 70 to 80% हम ऐप पार्ट में चाहिए होता है, इसलिए SQLite का यूजेस ज्यादा होगा और उसका वेटेज ज्यादा होगा। लेकिन कहीं कहीं जगह पे आपको डेटा को वेब में और डेस्कटॉप में भी मैनेज करना होगा, तो उसके लिए आपको ड्रिफ्ट का आइडिया होना चाहिए, या हाइव या मूर में से किसी का आइडिया होना चाहिए, बट मैं प्रीफर करूंगा ड्रिफ्ट को, ठीक है। ये हो जाने के बाद में हमने ऑफलाइन देख लिया कि डेटा कैसे मैनेज होने वाला है। उसके बाद में आपको क्लाउड मतलब कि ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट, यानी कि ऑनलाइन सर्वर पे कैसे डेटा को हैंडल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होते हैं 3। फर्स्ट इज सर्वर एंड APIs, मतलब ऑनलाइन सर्वर पे डेटा को मैनेज करना, वहाँ पे APIs बिल्ड करवाना। अब APIs बिल्ड करवाने का काम होता है जो वेब डेवलपर्स बैकएंड टेक्नोलॉजी पे, सर्वर की बैकएंड टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं और आपके लिए APIs बना के प्रोवाइड करवाते हैं। उन APIs को कैसे आप अपनी ऐप में, फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर कैसे इंटीग्रेट करते हो, उस इंटीग्रेशन में आपको जेसन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जेसन ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट होता क्या है, जेसन एरे क्या होता है, की वैल्यू का पेयर इसमें भी होता है। API का डेटा समझने के बाद अब कैसे हमारे इस जेसन डेटा को हमारी फ्लटर ऐप में शोकेस करवाना है, तो उसके लिए आपको सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का आइडिया होना चाहिए। डार्ट कन्वर्ट पैकेज से कैसे आप जेसन एनकोड और जेसन डिकोडिंग कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप अपने जेसन डेटा को कैसे मॉडल में डालोगे एंड कैसे मॉडल से उसको जेसन में कन्वर्ट करोगे, ये चीज आपको यहाँ पे आ जाएगी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। तो सर्वर APIs के अंदर हमारे पास में HTTP पैकेज होता है और एक DO पैकेज होता है। पर्सनल फेवरेट इज HTTP, कुछ लोग प्रीफर करते हैं DO को, तो आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो, दोनों ही अपने अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। तो इन पैकेजेस के यूज से आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर API इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे, और जो भी सारी चीजें मैंने बताई है ये चीज का भी आपको आइडिया लेना है, जिससे कि आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन बिल्ड कर पाओ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफलाइन में बताया और फिर मैंने ऑनलाइन में बताया, तो मेजर पार्ट यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एप्लीकेशंस ना बिल्ड करो। जैसे ही डेटाबेस कंप्लीट हुआ तो डेटाबेस की हेल्प से आप बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे कि नोट्स एप्लीकेशन, टू डू एप्लीकेशन, रिमाइंडर एप्लीकेशन, एक्सपेंस एप्लीकेशन। ये सारी चीजें यूजर का ऑफलाइन, मतलब यूजर का डेटा लेगी और उसको ऑफलाइन स्टोर करवाएगी। तो आपको ऐसी ऐप बिल्ड करना आ जाना चाहिए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के बाद, ऑफलाइन डेटाबेस के बाद। और जैसे ही आपका API वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए तो मार्केट में रैपिड API वेबसाइट पे बहुत सारी आपको फ्री API, प्रीमियम APIs मिल जाएगी। उन APIs को यूज करके आप वॉलपेपर एप्लीकेशन,
न्यूज़ एप्लीकेशन, वेदर एप्लीकेशन, ऐसी बहुत सारी एपीआई डिपेंडेंट एप्लीकेशन आपको बना लेनी है। क्योंकि देखो, सीखने के साथ-साथ अगर आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क नहीं करोगे ना, तो चीज़ें एक टाइम के बाद में माइंड से इवेपोरेट हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे-जैसे कंपोनेंट्स को सीख रहे हो, वैसे-वैसे साथ-साथ आप प्रोजेक्ट्स भी करते रहो। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, हम लर्निंग फेज़ में है ना, तो हमारा माइंडसेट रहेगा रिजल्ट पे। भई यार इतना बन गया खत्म, मेरे को आ गया। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई ऐप को स्टार्ट कर रहे हो तो उसको 100% कंप्लीट करके ही छोड़ना है। अगर आप 100% कंप्लीट नहीं करते हो ना, तो ये आपको आगे इस हैबिट में डालेगा कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो हमेशा अपना माइंडसेट रखो, अगर किसी काम को स्टार्ट कर दिया है तो उसको कंप्लीट करके ही नेक्स्ट टास्क पे जाओ। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस टू फॉलो। तो आज से ही आप इस चीज़ को डाल लो कि अगर मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट पे नहीं जाऊँगा। और ये अलार्मिंग होना चाहिए कि मैं यार इस प्रोजेक्ट को इस डेट तक कंप्लीट कर देना है मुझे। फिर मैं इस नेक्स्ट पार्ट को सीखूँगा, फिर उसमें प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल को सीखूँगा, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा, और इस तरीके से आप टू एंड फ्रो मोशन सारे मॉड्यूल्स को कवर करोगे। ठीक है? सर्वर पे डेटा मैनेज करना एपीआईज़ के थ्रू, ये हो जाने के बाद में हमारे पास में एक और ऑप्शन होता है व्हिच इज़ बैकएंड एज़ अ सर्विस। और आपने सुना भी होगा फायरबेस के बारे में, सुपरबेस के बारे में। तो ये जो ऑप्शंस मिलते हैं, फायरबेस, सुपरबेस, ऐपराइट, इनकी हेल्प से आप बिना किसी बैकएंड डेवलपर के भी अपने डेटा को ऑनलाइन मैनेज करवा सकते हो। जैसे कि वहाँ पे ऑनलाइन सर्वर पे डेटा मैनेज करवाने के लिए आपको एक वेब बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत है, जो आपके लिए एपीआईज़ बना के देगा, या आपको फ्रीमियम एपीआई चाहिए मार्केट की। बट अगर आप फायरबेस, सुपरबेस और ऐपराइट की बात करो, तो इनके भी फ्रीमियम मॉडल्स हैं, और ये आपको फ्री में लिमिट देते हैं कि आप इतना इतना डेटा हमारे इस पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करवा सकते हो और मैनेज भी करवा सकते हो, और आपको एपीआईज़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लस बहुत सारे फीचर्स होते हैं, क्लाउड मैसेजिंग, ऑथेंटिकेशन, फायरस्टोर, फायरबेस स्टोरेज, मतलब कि रियल टाइम डेटाबेस अगर आपको स्टोर करना है। रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है? जैसे आप चैट में देखते हो, कोई भी बंदा आपको मैसेज कर रहा है, बंदा या बंदी, तो आपको टाइपिंग दिखा हुआ आ जाता है, या किसी का मैसेज आएगा तो आपको उस पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रियल टाइम अपडेट आपको मिलता है, और फ्लटर में वो चीज़ अचीव होती है स्ट्रीम के थ्रू। तो स्ट्रीम हैंडलिंग भी आप यहाँ पे कर पाओगे। स्ट्रीम बिल्डर का क्या रोल होगा, वो यहाँ पे मैनेज होगा। देन उसके बाद में आता है आपका फायरबेस स्टोरेज, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर पाओगे, पीडीएफ, इमेज, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, जो भी आपको फाइल्स में डेटा को स्टोर करवाना है, तो आप फायरबेस स्टोरेज के थ्रू उस डेटा को स्टोर करवा सकते हो। जैसे प्रोफाइल पिक्चर मैनेज करनी है, कोई इमेज शेयर करनी है, चैट एप्लीकेशन बनानी, तो उनमें सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। देन ऑथेंटिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, फॉरगेट पासवर्ड, अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट लॉगिन करना, फॉरगेट पासवर्ड करना, रीसेट पासवर्ड करना, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में मिल जाएगी। और ये सारे फीचर्स जो है वो केवल फायरबेस में नहीं है, सुपरबेस और ऐपराइट में भी मिल जाते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट फायरबेस है, दैट इज़ व्हाई मैंने फायरबेस में ऑप्शंस बताए, बट आपको इन दोनों और में भी मिल जाएंगे। क्या ज़रूरी है तीनों को देखना? कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मेजरली फायरबेस की रिक्वायरमेंट होगी, और कंपनी में डिमांड भी फायरबेस की है, तो फायरबेस का आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर है, तो फिर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फायरबेस के कुछ अलग प्लान्स होंगे, सुपरबेस के कुछ अलग प्लान्स होंगे, ऐपराइट के कुछ अलग प्लान्स होंगे। तो आप थोड़ा इकोनॉमिकल सोचोगे, आप थोड़ा इकोनॉमिकल एंड बेस्ट प्राइस पे सोचोगे, तो आपको इन तीनों को कंपेयर करना पड़ जाएगा। तो उस केस में आपको आइडिया होना चाहिए कि सुपरबेस में कैसे डेटा मैनेज होता है, ऐपराइट में कैसे होता है, एंड फायरबेस में कैसे होता है। बट एक पे कमांड होनी चाहिए, वो तीनों में से आप एक को सेलेक्ट कर सकते हो। मेजरली फायरबेस पे लोग की डिमांड भी है, तो इस मॉड्यूल में आप फायरबेस को कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में सॉकेट एपीआईज़, सेम जो हमने यहाँ पे बात करी, फायरस्टोर में हमको रियल टाइम अपडेट्स मिल जाते हैं। तो नॉर्मल जो हम सर्वर एपीआईज़ पे काम करते हैं, उसमें हमको हर बार ना एपीआई को हिट करना होता है टू फेच द रिजल्ट। अब कुछ भी अपडेट हुआ है डेटा के अंदर, तो मुझे बार-बार एपीआई को हिट करना होगा, जैसे स्वाइप टू रिफ्रेश आपने देखा होगा। तो अगर ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन है, तो वहाँ तो एपीआईज़ काम आएगी। तो मतलब 80% ऑफ द टाइम, या 80 टू 90% ऑफ द टाइम एपीआईज़ विल हैंडल दैट पर्टिकुलर जॉब। लेकिन कुछ ऐसे डेटा भी होगा जो मुझे रियल टाइम अपडेट्स चाहिए, और उस केस में मैं फायरस्टोर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सर्वर पे डेटा को मैनेज कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे सॉकेट एपीआई इंटीग्रेशन आना चाहिए कि कैसे सॉकेट एपीआईज़ को हैंडल किया जा सकता है, कैसे उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। और socket.io एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप ये पूरा प्रोसेस को टेस्ट करके इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो एक बेस लेवल पे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। ये पार्ट हो जाने के बाद में आपको एक चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस लगेगी, वो है कि ग्लोबली डेटा को मैनेज करना, ग्लोबली डेटा को रिफ्लेक्ट करवाना। तो इसीलिए इसके बाद में आपको ज़रूर से ज़रूर जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा, वो होगा सीखना स्टेट मैनेजमेंट। तो इसी स्टोरेज के बाद में आपको मिलेगा स्टेट मैनेजमेंट।
अब स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे आपने विजिट्स में देखा कि हमने एक स्टेटलेस होता है और एक स्टेटफुल होता है। तो जो हमारा स्टेटलेस होता है वो बिना स्टेट के होता है, जो स्टेटफुल होता है वो स्टेट को मेंटेन करता है, जिससे कि हम जो भी हमारे डेटा में चेंजेस हो वो यूआई पे रिफ्लेक्ट करवा सके। ठीक है, अब आप सोचो कि आप पूरे आपके विजिट ट्री में कोने में बैठ के कोई टास्क करवाते हो जिसमें डेटा अपडेट होता है, एंड वो डेटा का रिफ्लेक्शन आपको किसी ऐप के दूसरे कॉर्नर पे अपडेट करवाना है। तो उस केस में आपको ग्लोबल डेटा को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से आप ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करवा पाओगे। और ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल्स पे भी आता है, जैसे कि आप सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी कि आपका यूआई पार्ट अलग, लॉजिक पार्ट अलग, डेटा हैंडलिंग पार्ट अलग, तो ये सबको सेपरेट कर देगा। इससे आप बेटर टेस्ट कर पाओगे अपनी ऐप को, बेटर स्केल कर पाओगे और बेटर मेंटेन कर पाओगे। तो दैट इज़ वाई बड़ी एप्लीकेशन में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है द यूज़ ऑफ स्टेट मैनेजमेंट। तो इसमें बहुत पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है, बट मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। इसको फॉलो करने से आप कोई सा भी स्टेट मैनेजमेंट कहीं पे भी रिक्वायर्ड हो तो आप सीख भी सकते हो और उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको ये तीन अगर आपको आ जाते हैं, वन इज प्रोवाइडर, क्यूबिट एंड ब्लॉक। क्यूबिट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक, तो आपको ब्लॉक एक पैकेज मिलेगा जिसमें क्यूबिट का ऑप्शन भी मिलेगा, एंड प्रोवाइडर एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन करना है तो आप प्रोवाइडर के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि आपको थीम मैनेज करना है, आपको लोकलाइजेशन करना है फ्लटर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस पार्ट में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपको ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट आ जाएगा। ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद में अब आप में से कई लोग कहेंगे यार गेटेक्स करना चाहिए, रिवर पॉड करना चाहिए या रिडक्स करना चाहिए। तो देखो, मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है, बट हर एक का ना यूज़ केस है, और वो यूज़ केसेस के बिहाफ पे मुझे मेरी एप्लीकेशन में इन तीनों के अलावा किसी और की रिक्वायरमेंट कभी फील नहीं हुई। तो इन तीनों के अलावा भी आप सीख सकते हो, विच इज़ कि भाई इस मॉड्यूल को करने के बाद में आप एक ट्राई कर सकते हो कि यार गेटेक्स कर लेता हूँ मैं, मेरी थोड़ी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, या मैं रिवर पॉड कर लेता हूँ। बट आप देखना कि जब आप ब्लॉक इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दोगे ना, तो ब्लॉक इज जस्ट लाइक द मॉन्स्टर इन दिस पर्टिकुलर स्टेट मैनेजमेंट। अगर आपने ब्लॉक को अच्छे से इंटीग्रेट करना सीख लिया तो फिर आप फ्लटर के अंदर कोई सा भी स्टेट मैनेजमेंट आता है इन फ्यूचर भी, और मार्केट में अभी जितने भी है, कोई से भी स्टेट मैनेजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के उसको आप आराम से एग्जीक्यूट कर पाओगे अगर रिक्वायर्ड हो आपको। ठीक है, बट ये तीन मेजर लगते हैं मुझे, तो ये आ जाने चाहिए आपको, ये पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी तीनों में से किसी एक का भी अगर आपको आइडिया होगा तब भी आप अपनी ऐप में ग्लोबल स्टेट को मैनेज कर पाओगे। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रोवाइडर के कुछ लिमिटेशंस हैं या क्यूबिट के कुछ लिमिटेशंस हैं या ब्लॉक के कुछ लिमिटेशंस हैं, हर एक के कुछ ना कुछ प्रोज हैं एंड कुछ ना कुछ कॉन्स हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ हो सकता है कहीं पे आपके लिए नेगेटिव पड़ जाए, और वहीं पे अगर ये स्टेट मैनेजमेंट लगाओगे तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव पड़ जाए। तो ये चीज़ों का आइडिया हो जाना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे कौन सा स्टेट मैनेजमेंट कब मेरी एप्लीकेशन में यूज़ करना है। और ये भी ध्यान रखना, आप कोई सा भी स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को, ग्लोबल स्टेट प्रॉब्लम को आराम से रिजॉल्व कर सकते हो। बट होगा क्या कि वो बेस्ट केस सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बेस्ट केस सॉल्यूशन में आपको इनके बीच में डिसाइड करना होगा विच स्टेट मैनेजमेंट टू यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट इन द लिस्ट इज डिजाइन प्रिंसिपल। डिजाइन प्रिंसिपल्स यहीं पे आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप एक प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपके डिजाइन प्रिंसिपल्स यानी कि MVC, MVP, MVVM, ये अलग अलग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू प्रेजेंटर, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप देखोगे कि ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आप एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट को फॉलो करते हो अपनी ऐप में, तो वैसे ही आप MVVM वाला जो मॉड्यूल है उसी को इंटीग्रेट करते हो, तो अलग से आपको MVVM करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। फिर भी आप सीख के अपनी ऐप में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये कहता है कि आप जो डेटा को हैंडल कर रहे हो उसके मॉडल्स को अलग बनाओ, जो यूआई पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हो उसको व्यू कहा जाता है, तो वो व्यू पार्ट को अलग से हैंडल करो, और इन दोनों का जो लॉजिक बना रहे हो वो होता है हमारा व्यू मॉडल। भाई व्यू को मॉडल के साथ अलाइन करना है। भाई व्यू के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस हो रहे हैं तो मॉडल में चेंज होगा, डेटा में चेंज होगा तो यूआई में चेंज होगा। तो ये जो लॉजिक है ये आपको व्यू मॉडल में देना होगा, जहां से आप अपनी यूआई को ऑब्जर्व करवाओगे। तो ये पार्ट जो होता है वो आपके डिजाइन प्रिंसिपल्स में आता है। बट अगर आपको अच्छे से स्टेट मैनेजमेंट आ जाता है तो आपको अलग से मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में पर्टिकुलर डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी यूज केस में आपको रिक्वायर्ड होता है तो आप ये डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल इज MVVM। तो MVVM के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, बेसिकली जो डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपकी ऐप को मेंटेनेबल, टेस्टेबल और स्केलेबल बनाने में हेल्प करते हैं। दैट इज वाई हर एक कंपनी या हर एक एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि आप अपनी ऐप को इस तरीके से बनाओ कि उनको आगे स्केल किया जा सके, उनको ईजी वे में टेस्ट किया जा सके। तो दैट इज वाई यहाँ पे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा आप सीखते वक्त भी ये ध्यान रखना कि रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहना,
प्रोसेस ओरिएंटेड रहना, हर चीज़ को डिटेल में इस तरीके से सीखना ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट प्रोसेस पे वर्क कर सको। एक ऐसा प्रोसेस अपनी ऐप के थ्रू बना सको ताकि उसको यूटिलाइज़ करके आप आने वाले टाइम में उस ऐप के अंदर अपने टाइम को रिड्यूस कर सको, ठीक है? उसके बाद में आता है हमारे पार्ट को टेस्ट करना। तो टेस्टिंग वाला मॉड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप अपनी ऐप को कंप्लीट बना लोगे या कंप्लीट बनाने से पहले जब आप उसको बिल्ड कर रहे हो, तो उस समय उनके टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट कर दो। जिससे क्या होता है, कभी भी आपके यूआई में कुछ चेंजेस आते हैं, लेट्स से कि भई अब ये यूआई में चेंजेस आया तो अब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं चेंज करूँगा वो चेंज तो अप्लाई हो गया, बट मैं उस पर्टिकुलर विजेट को या पर्टिकुलर यूआई को मैं सारे केसेस में टेस्ट नहीं किया। अब क्या होगा कि मैंने उसमें मेरे को तो यही आइडिया रहा कि भाई सारे केसेस में परफेक्टली वर्क कर रहा था। मैंने ये नई चीज़ इंटीग्रेट करी और ये नई चीज़ भी सही से इंटीग्रेट हो रही है। बट कभी आपने सोचा कि उस नई चीज़ के इंटीग्रेट होने से कोई पुरानी चीज़ थी जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? नहीं, क्योंकि उस समय आप वो सारे टेस्ट केसेस नहीं देखोगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी ऐप में बग्स आ जाते हैं। तो उनको रिज़ॉल्व करने के लिए आपको फिर से टेस्ट केसेस करने पड़ेंगे, फिर से उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि टेस्ट केसेस मैं पहले ही लिख लूँ ताकि कुछ भी चेंजेस हो उस पर्टिकुलर लॉजिक में या विजेट में, तो मैं जैसे ही चेंज करूँ उस पर्टिकुलर लॉजिक या विजेट के अंदर, तो चेंज करते ही मुझे वो टेस्ट केसेस रन कर देने हैं। जैसे ही मैं टेस्ट केसेस रन करूँगा और उस नए चेंज की वजह से अगर कोई एरर होगा, तो मेरे टेस्ट केसेस फेल्ड हो जाएँगे और मुझे बता देगा किस वजह से फेल्ड हुए, ताकि वो रिक्वायर्ड चेंजेस मैं उसी समय करके उसको डन एंड डस्टेड कर दूँ। दैट इज़ व्हाई टेस्ट केसेस आर मैंडेटरी। अब टेस्ट केसेस भी जो आप करते हो वो 3 तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है। उसके बाद में आपकी विजेट टेस्टिंग होती है जो यूआई, एक्चुअल में एक यूआई, विजेट का मतलब क्या है? यूआई पार्ट। तो एक यूआई टेस्टिंग के लिए यूज़ में आएगी। भाई यूआई कंपोनेंट को आपको टेस्ट करना है तो उसका आपने एक टेस्ट केस बना रखा है। एंड थर्ड इन द लिस्ट इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि एक कंबाइंड मॉड्यूल को एक साथ आप टेस्ट कर रहे हो। भाई पूरी ऐप का एक हिस्सा या 1/4 हिस्सा आप उसको क्या कर रहे हो, एक साथ टेस्ट कर रहे हो, तो उसके अलग-अलग टेस्ट केसेस बना रखे हैं आपने मॉड्यूल वाइज़। तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए कि हम किस तरीके से फ्लटर में टेस्ट केसेस बिल्ड कर सकते हैं और कंपोनेंट वाइज़ उनको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डिप्लॉयमेंट पार्ट। अब सब कुछ तैयार है हमारी ऐप को लाइव करने के लिए, तो क्योंकि हम फ्लटर में ऐप बना रहे हैं, तो हमारे पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। भाई फ्लटर में जो ऐप होगी वो एंड्रॉइड पे चलेगी, तो एंड्रॉइड के लिए प्ले स्टोर पे कैसे लाइव करना है, उधर कैसे अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद में क्या प्रोसेस रहता है, जिससे कि आप अपनी एपीके फाइल या बंडल फाइल को, साइन बंडल को प्ले स्टोर पे लाइव कर सकते हो। सेम प्रोसेस आईपीए फाइल के थ्रू होगा। जब आप आईओएस के लिए ऐप डिप्लॉयमेंट करोगे, तो उसमें ऐप स्टोर के ऊपर कैसे अपनी ऐप को लाइव करना है, क्या मेन प्रोसेसेस रहेंगे, कैसे डेवलपर प्रोग्राम से एनरोल होना है, एनरोल होने के बाद में कैसे टेस्ट फ्लाइट पे अपनी ऐप को अपलोड करना है, वो अपलोड करने के बाद में कैसे उसको रिव्यू के लिए भेजना है। तो ये सारा प्रोसेस आपको सीख लेना है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म से आप अपनी ऐप को लाइव कर सको। एंड तीसरा इन द लिस्ट इज होस्टिंग, कैसे आप अपनी वेब एप्लीकेशन को जो फ्लटर में बनाई गई है उसको आप होस्ट कर सको। अभी के लिए आप फ्री वेब होस्टिंग ले सकते हो, जहाँ पे अपने कोड को होस्ट करवा सकते हो, मतलब अपने फ्लटर एप्लीकेशन को होस्ट करवा सकते हो। बट मार्केट में ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि गूगल क्लाउड हो गया, फायरबेस हो गया, गिटहब हो गया, गिटहब पेजेस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल फ्री सोर्सेज भी होंगे आपके पास में, जहाँ पे आप इनिशियली अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर पाओगे। और जब आप प्रोफेशनली वेब होस्टिंग कर रहे हो, तो आप एक पूरा सर्वर ले सकते हो, डोमेन परचेस कर सकते हो, और उसके ऊपर जिस तरीके से प्रोसेस्ड वे में आप अपने एक वेबसाइट को होस्ट करते हो, वैसे ही सेम आपको फ्लटर एप्लीकेशन को होस्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपकी जो फ्लटर एप्लीकेशन होगी, मतलब फ्लटर वेब एप्लीकेशन होगी, वो होस्ट हो जाएगी एंड यूनिवर्सली यूज़र अपने ब्राउज़र पे कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके डिप्लॉयमेंट तक, ठीक है? इसके बाद में आता है जो एक एडिशनल पार्ट है। एडिशनल पार्ट क्या है, मतलब ये एक ब्रीफ रोड मैप था जो आपको आइडिया होना चाहिए स्टार्टिंग टू टिल द एंड। बट इसके अलावा भी आजकल मार्केट में एआई का बहुत इंपॉर्टेंस आ गया है। कई लोगों को लग रहा है कि एआई हमारी जॉब ले सकता है, एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है। बट एआई एक्चुअल में ना आपको हेल्प कर रहा है। जो उस चीज़ को समझ रहा है, वो उस चीज़ के साथ में एडेप्टिव हो रहा है। उस चीज़ को कैसे एडेप्ट करना है और प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है। क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर कंपनी या क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर यूज़र। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आपका मेन मोटिव होगा कि आप एक वैल्यू क्रिएट करके दो अपने यूज़र को। और अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आप किसी कंपनी में लगे हुए हो, तो आपके लिए मेन मोटिव होगा कि हाउ कैन आई क्रिएट अ वैल्यू फॉर माय कंपनी। तो अगर कोई ऐप मैं 4 महीने में बना रहा हूँ नॉर्मल बेसिस पे, तो क्या मैं इन एआई टूल्स को यूज़ करके इस प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता हूँ, टाइम को कम कर सकता हूँ? तो वो जो डेवलपर होगा वो हमेशा एक कंपनी में अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाएगा। तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि कैसे मैं इन एआई टूल से एडेप्टिव हो सकूँ, इनको कैसे जल्द से जल्द मैं अडेप्ट कर सकूँ। तो चैट जीपीटी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, फ्लटर फ्लो को कैसे यूटिलाइज़ करना है, डिवाइस को कैसे यूटिलाइज़ करना है। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं जब हम एआई की बात करते हैं इन फ्लटर। फर्स्ट इज़ चैट जीपीटी,
चैट जीपीटी तो कॉमन ही है सबके लिए, तो आप कैसे चैट जीपीटी को यूटिलाइज कर सकते हो इन अ बेटर वे, जिससे कि आपका मैनुअल वर्क कम हो जाए और ऑटोमेशन वर्क ज़्यादा हो जाए। ठीक है। देन फ्लटर फ्लो एंड डिवाइस ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी कंप्लीट यूआई को कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्लीट प्रोजेक्ट को कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, इनको कैसे बेटर यूटिलाइज करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे यूआईज बनानी है, जिससे कि जिस पार्ट में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है यूआई बिल्डिंग में, देखो लॉजिक कंट्रोल तो आफ्टर ऑल आपके ऊपर है, तो जिस पार्ट में आपका रिडंडेंट काम है उसको कैसे आप मशीन के थ्रू ऑटोमेट करवा सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने कराना सीख लिया तो आप अपनी कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी बनाओगे, तो इससे आप अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाओगे और कंपनी का टाइम टू मार्केट स्पीड भी बचाओगे, मतलब कि टाइम कम करवाओगे, जिससे कि हमेशा आपकी वैल्यू कंपनी में बनी रहेगी और इससे आप अपने आप को स्केल अप भी कर सकते हो, नॉट ओनली इन ग्रोथ बट ऑल्सो इन पैकेजेस। ठीक है, तो ये कुछ रोड मैप होना चाहिए एक फ्लटर डेवलपर का इन 2024। अब मैं एक लास्ट स्टेप यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, बट इट्स जस्ट लाइक अ बोनस। तो ये बोनस टॉपिक क्या है? ये बोनस टॉपिक है कि आपको अपनी ऐप को रिस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव बनाना भी आना चाहिए। तो ये जब सारा हो जाए, देखो नॉर्मली क्या होगा कि आप अपनी अभी आप लर्निंग फेज में हो, तो लर्निंग फेज में आप प्रोडक्शन फील्ड पे नहीं जाओगे। लर्निंग फेज में क्या रहेगा कि मुझे सारे कंपोनेंट्स आने चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आनी चाहिए, वो मैंने एक बार सारी देख ली। अब मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है कि मैं अपनी ऐप को कैसे यूज़र रेडी कर सकता हूँ। यानी कि आज अगर आपको कंपनी बोले कि यार इस ऐप को मार्केट में लॉन्च करना है यूज़र के लिए, तो मैं कैसे उन फंडामेंटल्स पे वर्क कर सकता हूँ जिससे कि वो हर एंड यूज़र्स तक अच्छे से चल जाए। देखो लॉजिक वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्लटर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम जो आएगी वो एडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस की आएगी। आपका फ्लटर एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट पे चला रहा होगा, कोई मोबाइल में चला रहा होगा, मोबाइल में भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस पे चला रहा होगा, तो हमारे मोबाइल यूआई जो है, जो हमने मोबाइल की यूआई बनाई है, एक हमने वेबसाइट की बनाई होगी, मतलब लैंडस्केप की अलग, मोबाइल की अलग, यानी कि पोर्ट्रेट की अलग, तो दिस इज नोन एज रिस्पॉन्सिव यूआई कैसे बनाना। उसके बाद में आता है एक ही नीश के अंदर, यानी कि अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूं तो पोर्ट्रेट में भी मल्टीपल यूआईज, पोर्ट्रेट में भी डिफरेंट साइजेस के लिए कैसे हमारी स्क्रीन को एडेप्टिव बनाना है, ये आपको सीख लेना है। कैसे आप उन विजेट्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि लेआउट बिल्डर, मीडिया क्वेरी, ओरिएंटेशन बिल्डर, फिटेड बॉक्स, एक्सपेंडेड, फ्लेक्सिबल, एस्पेक्ट रेशियो। तो ये कुछ कॉमन विजेट्स होंगे जिनका आपको आइडिया ले लेना है, जिससे कि आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्शन बना सकते हो। ये हो जाने के बाद में यू आर प्योरली रेडी फॉर क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रोडक्शन एप्लीकेशन। तो अगर आप भी अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं और इस पूरे रोड मैप को फॉलो करके अपना ड्रीम करियर बिल्ड करना चाहते हैं और अपना डिजायर्ड पैकेज को अचीव करना चाहते हैं, तो अभी एनरोल करें हमारी फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपका फ्लटर पाथवे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि किस रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज़ें कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू गिव अस अ लाइक, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यार सब्सक्राइब कर दो। इट मोटिवेट्स अस कि हम और ऐसा का ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आए इन सारे डोमेन्स एंड स्पेसिफिकली इन ऐप डोमेन एंड फ्लटर डोमेन। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स, जिससे कि वो भी अगर फ्लटर में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो जान सके कि 2024 में उनको क्या रोड मैप को फॉलो करना चाहिए। और ऐसे ही फ्लटरफुल वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।